Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Ravi. Good morning, Krishna Kumar. Good morning, Poonam. Good morning, Rahul. Good morning, Ajit. Good morning, Puneet. मैम साउंड नहीं आ रही है? अरे साउंड आके माइक तो लगाने दो, उससे पहले तुम लोगों को लगता है साउंड नहीं आ रही है। तुम लोग यार बहुत बोलते हो यार, है ना? तुम लोग परेशान करते हो बहुत ज्यादा, तुम लोग बहुत परेशान करते हो। मैम यूपी जीके का बैच कब ला रहे हैं? यूपी जीके का बैच बहुत जल्दी आने वाला है, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए, आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया, मैं देख नहीं पाई। चलिए बंद कर दीजिए गेट, दोनों गेट क्लोज कर दीजिए। मैम आप महान हैं? ओके, मैं महान हूं? नहीं, मैं इतनी महान भी नहीं हूं जितना आप मुझे बना रहे हैं। गुड आफ्टरनून दीपक, ज्योति, रोशन, शीतल, पूनम, मिथिलेश, सौरभ, सतीश, रोहितास, राजेश कुमार। ओके ओके ओके, बहुत सारे मैसेज आ गए। जितेंद्र कुमार, सनी, चंदन कुमार, कमल, दिलीप कुमार, ओके 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 ओके, मौसम कुमार। मैम व्हाट इज द पता नहीं क्या लगा। अब पौधों में अर्धपतन का रोग, अरे रोग बताएंगे, अभी नहीं। रोग जब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तभी तो पढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो इतनी सारी गुड मॉर्निंग नहीं करते, अब हम थोड़ी क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पढ़ लिया जाए। देखिए, पहली बात तो ये आपके स्क्रीन पर एक बैच है, जिस बैच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो बैच है वो एक क्रैश कोर्स बैच है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एमपीएसआई, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे मैथ्स के। डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा इसके अंदर। जैसे आज अजय सर ने क्लास ले ली मैथ्स की, और कल जैसे मैंने ले लिया बायो और केमिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दिए, देन फिजिक्स का होगा, और ऐसे ही एक दिन रीजनिंग का होगा। ये जो हमारा बैच है इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और बैच स्टार्ट होगा 2 दिसंबर, 2 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और इसमें डेली क्लास होगी। डेली मतलब कोई छुट्टी नहीं है इसमें, 7 के 7 दिन क्लास होने वाली है। और ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। 9 से 10 बजे सुबह डेली 1 घंटे क्लास चलेगी। प्रैक्टिस कीजिए आप, जिन बच्चों का इन सब एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे। चलिए, एक बच्चा कह रहे हैं मैम 5 डे डेली क्लास लगाओ। क्लास तो 6 दिन होती है, आप 5 दिन की क्या बात कर रही हैं? इसका जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस 1200 है, बट आप जब प्रोमो कोड लगाएंगे ×50 तो आपको 600 में ये क्लासेस मिलेंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं। एक लड़का कह रहा है मैम जय तेजाजी महाराज की। अच्छा जी, कौन कौन से महाराज हैं इंडिया में? है तेजाजी महाराज। चलिए, साउंड सही नहीं आ रहा है, साउंड तो बहुत सही। मैम इसमें एमसीक्यू होंगे क्या? यस, ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे पहले दिन, और दूसरे दिन आपको उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यार एक तो ना, जब आप लोग हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसको हिंदी में टाइप किया करो, इंग्लिश को हिंदी में टाइप मत किया करो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो प्लीज ये मैम म्यूटेशन बताइयो, ये कौन सी लैंग्वेज है टीचर से बात करने की? मैम म्यूटेशन बताइयो, ये क्या होता है? बताइयो, क्या मैं तुम्हारी कोई छोटी बहन लग रही हूँ जब मैं ये बताइयो? म्यूटेशन होता है बच्चों, म्यूटेशन होता है आपकी जो डीएनए और आपके जो जीन है, आपकी जो सेल्स है आपके बॉडी में, उनमें सडनली कोई चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। डूडी कह रहे हैं मैम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए पार्टिसिपेट इन आरएनए प्रोसेसिंग टू एमआरएनए। आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डूडी जो भी नाम है आपका। अरे यार आप इतना बड़ा क्वेश्चन, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एक सेकंड में, एक बच्चे का क्वेश्चन बहुत लंबा टाइप किया बेचारे ने, मैं इसका देख लूं एक बार। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है डीएनए के संबंध में निम्न में से कथनों पे कौन सा सही है? पहला है डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, एब्सोल्युटली राइट। डीएनए के सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं, ठीक है। नाभिक के डीएनए प्रति समांतर चलने वाले 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को कुंडलित करता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आपने सर टाइपिंग एरर कर दिया, ऐसा पूछा आपको निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा होगा, बाकी तो सारे सही है। एक ऑप्शन नंबर आपका जो आप इसमें से सही लेंगे, किसको सही करेंगे? अगर आप नहीं पूछा है तो बच्चों आप इसमें से सही करेंगे। किसने पूछा था क्वेश्चन लेके ऊपर चला जाता है? मैम साउंड सही नहीं है, साउंड तो सही है, यहां से आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। चलिए,
मैम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए पार्टिसिपेट इन आरएनए प्रोसेसिंग। मैंने आपको कल बताया था दूडी जो आरएनए प्रोसेसिंग में काम आता है वो आरआरएनए आता है, आरआरएनए। ठीक है, चलिए अब पढ़े हम। देखिए तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सेल के कंपोनेंट, जो कि आज मुझे लगता है कि आज खत्म होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है बच्चों, आज मेरा बर्थडे है। सैंडी जी कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे है। सैंडी जी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं और आप बहुत जल्दी सिलेक्शन लें अपना और बहुत जल्दी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। ठीक है मैम, कल की क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? रात में हुई थी अभिषेक शर्मा, रात में 9 बजे स्टार्ट हुई थी। नो नहीं, आई थिंक 9:30 हुई थी। चलिए तो कल हमने कहां छोड़ी थी क्लास? कल हमने पढ़ लिया था मैम राइबोसोम और हमने क्या पढ़ लिया था? वैक्यूल्स पढ़ लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गोल्गी बॉडी। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गोल्गी बॉडी, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको गोल्जी काय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको मैम हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं। राइट, चलिए तो ये सेल का एक कंपोनेंट ही है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, है ना, न्यूक्लियस पढ़ा, डीएनए पढ़ा, आरएनए पढ़ा, वैसे ही हमारी सेल्स में क्या होते हैं? हमारी सेल्स में होते हैं गोल्गी बॉडी होते हैं, गोल्जी कायस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडीज? आप बताएंगे कैमेलियो नाम के साइंटिस्ट, कैमेलियो गोल्जी, कैमेलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने किसकी खोज की थी? गोल्जी बॉडी की खोज की थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गोल्गी बॉडी की खोज किसने की, आप बताएंगे कैमेलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने 1898 में कैमेलियो गोल्जी ने बताया कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी जो सेल्स हैं उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अपने पार्टिकल्स हैं उनकी पैकिंग करने में हेल्पफुल होते हैं, तो उन्हीं को आप गोल्गी बॉडी कहते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक बच्चा, यार आप लोग ना एक तो क्लास में ढंग से पढ़ा करो तो आपके ऐसे डाउट बनेंगे ही नहीं। शत्रुघ्न कह रहे हैं कि मैम रिक्तिकाएं केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। मैंने तो ऐसा नहीं लिखवाया था, मैंने कहा था जो वैक्यूल्स हैं वो प्लांट और एनिमल और बैक्टीरियल सारी सेल्स में हो सकते हैं, बट मेनली जो नेसेसरी है वो किस में होती है? प्लांट के अंदर। प्लांट के लिए तो होनी ही होनी चाहिए। तो प्लीज करके आप ना वीडियो को ध्यान से सुने और ये फालतू के डाउट ना पूछे जो एकदम क्लास का माहौल खराब कर देते हैं। कल कितनी बार 5 बार चिल्ला चिल्ला के बोर्ड पे लिख के पढ़ाया था कि प्लांट के अंदर ये आवश्यक होते हैं, मतलब ये नेसेसरी है प्लांट के अंदर। तो प्लीज यार अपना ढंग से पढ़ा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके गोल्गी बॉडीज होते हैं वो कहां होते हैं? आप बताएंगे ये सेल में नियर बाय न्यूक्लियस। कहां होते हैं? नियर बाय न्यूक्लियस। और नियर बाय न्यूक्लियस का मतलब क्या है? केंद्रक के पास होते हैं, केंद्रक के पास होते हैं। गोल्गी बॉडीज कहां होते हैं मैम? केंद्रक का पास होते हैं। एक बात याद रखिएगा, गोल्गी बॉडीज जो होते हैं वो कहां पे होते हैं? सेल में जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कहां होता है? तो मैम सेंटर में होता है। तो वहां पर क्या होते हैं? आपकी गोल्गी बॉडीज होती हैं। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, या लाइपोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश में तो इसको लाइपो बोलेंगे, लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए एग्जाम कि सेल का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसको आप लिपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं? आप बताएंगे वो गोल्गी बॉडीज होते हैं। जो गोल्गी बॉडीज होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? लिपोकॉन्ड्रिया होता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब अगर आप कोई एनिमल सेल उठा रहे हो उसके अंदर जो आपको गोल्गी बॉडीज दिख रहे हैं उनको आप या तो गोल्गी बॉडीज बोलो या उनको लिपोकॉन्ड्रिया बोलो, बट प्लांट सेल में इन गोल्गी बॉडीज का नाम क्या होता है? आप बताओगे प्लांट सेल में इनको बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। क्या बोलते हैं इनको? डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए कि भाई डिक्टियोजोम्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडीज होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? आप उनको बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। राइट, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि मैम ये कैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं और क्या करती हैं, ये इनका काम क्या होता है? तो वो सुनो ध्यान से। ये आपका एक सेल है और इस सेल के सेंटर में क्या होता है मैम? न्यूक्लियस। और मैंने बोला न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? गोल्गी बॉडीज होती हैं। ऐसे पास में देखिए गोल्गी बॉडीज ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप गोल्गी बॉडीज कहते हैं।
ऐसी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो न्यूक्लियस के आसपास होती हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? उनको आप गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। तो इसको कहा जाता है गोल्गी बॉडीज। अब मैं आपको बताऊं, ये जो गोल्गी बॉडीज होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं, दो फेज में बंटा हुआ होता है। जो न्यूक्लियस के पास वाला फेज है इसको कहा जाता है सिस फेज। इसको क्या कहा जाता है? इसको सिस फेज कहा जाता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है इसको कहा जाता है ट्रांस फेज। ट्रांस फेज। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चलो इसको रफ कर दो, आप एक तरफ का ही समझो, आप ध्यान से समझो। ये एक सेल है, इस सेल के सेंटर में मैम ने बनाया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है उनको आप क्या बोलते हो? उनको आप गोल्गी बॉडीज बोलते हो, उनको आप गोल्जी काय बोलते हो। और जो गोल्जी काय का जो पार्ट न्यूक्लियस की साइड होता है, जैसे ये न्यूक्लियस इसके पास है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप सिस फेज बोलते हो। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, ठीक है। तो वो इसको क्या कहते हैं? उसको आप ट्रांस फेज कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहां पर आपको मैं बताऊं, तो ये जो होता है आपका गोल्गी बॉडी, मैम पूछ रहा है कि मैम ये किस में पाया जाता है? तो बच्चों ये प्लांट में भी है, सुनने में प्रॉब्लम होती है तुम लोगों को, अभी बताया मैंने, प्लांट में भी होता है और ये एनिमल में भी होता है, ये पादपों में भी होता है और ये जंतुओं में भी होता है। एनिमल में इसको नाम देते हैं लिपोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडीज, बट प्लांट में इसको डिक्टियोसोम्स नाम देते हैं। बस ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो अब याद रखेंगे, इसको सिस फेज बोलते हैं, इसको ट्रांस फेज बोलते हैं। अब बात आती है कि हमें गोल्गी बॉडीज करते क्या है, इन गोल्गी बॉडीज का काम क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, इनका काम क्या होता है। ये काम करते हैं, जो भी हमारी सेल प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस करती है, जो भी हमारी सेल्स कुछ प्रोटीन या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती हैं, उसकी पैकिंग करने में हेल्पफुल होते हैं। आप बताओगे कि ये पैकेजिंग करने में हेल्पफुल होते हैं, पैकिंग करने में सहायक है। किसकी? आप बताओगे ये प्रोटीन की, या जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो भी आपके कार्बनिक पदार्थ बनते हैं आपकी सेल के अंदर, उसकी पैकिंग करने में सहायक होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कैसे? तो जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा बच्चों, क्या? आरएनए पढ़ाया था, बहुत अच्छे से याद है। मैंने कहा था आरएनए जो होता है बच्चों वो 3 टाइप का होता है, याद करो। मैंने कहा था एमआरएनए जो है वो मैसेंजर की तरह काम करता है, मैसेज लेकर आता है, ठीक है। दूसरा आप यहां पर लिखेंगे आरआरएनए। मैम क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? आपने अलग अलग बैच में अलग अलग नाम लिखवाया है। अंकित राज, मैंने वहां पे कंफर्म भी किया होगा कि सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, नाम किसने दिया, तो प्लीज आप वो क्लास पढ़ लें, ठीक है। देखिए, तो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। देखो एमआरएनए क्या करता है, ये मैसेज लेकर आता है कि भैया कितना क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और आरएनएस कहां होते हैं? मैम आपने पढ़ाया था साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप किसने बताते हैं? आप बताएंगे, वो साइटोप्लाज्म होता है। तो यहां पर मैम बहुत सारे आरआरएनए ऐसे, और ये क्या बना रहे हैं? ये प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। अब प्रोटीन बना, कहां पर बना है? आप बताएंगे मैम ये कहां पर बना है, ठीक है। ये कहां पर बना है? ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म में बना है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद टीआरएनए उस प्रोटीन को ट्रांसफर करने जाएगा, बट उससे पहले एक प्रोसेस होता है कि ये प्रोटीन अलग अलग बिखरा पड़ा है। कुछ प्रोटीन यहां पड़ा है, कुछ 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 यहां पड़ा है। तो ये सारा का सारा प्रोटीन एक जगह लाकर बांधने का काम करता है कौन? गोल्गी बॉडीज काम करते हैं। गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं बच्चों? जितना भी प्रोटीन सेल के अंदर बिखरा पड़ा था, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, उस सारे प्रोटीन की लाकर उसकी पैकेजिंग कर दी, उसकी पैकिंग कर दी। जैसे लकड़ियां नहीं होती, एक लकड़ी यहां पड़ी, एक लकड़ी यहां पड़ी, एक लकड़ी यहां पड़ी, सारी लकड़ी को एक साथ लाओ, लकड़ियों का बंडल बन जाएगा। वैसे ये प्रोटीन को बंडल की फॉर्म में लाता है। किसकी फॉर्म में? बंडल की फॉर्म में लाता है, या उस प्रोटीन की पैकिंग करता है। जो बिखरी हुई चीज पड़ी थी उसको एक जगह लाकर क्या कर देता है? उसको एक जगह लाकर रख देता है, ताकि इजीली
टीआरएनए उस प्रोटीन को पकड़े और उसको जहां पर भी उसका जो टारगेट पार्ट है वहां पर उसको ट्रांसफर कर दे। तो आप क्या समझे? आप समझे कि मैम एक सेल है, इस सेल के न्यूक्लियस के पास ऐसे कुछ सिस और ट्रांस फेज वाली कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। और ये गोल्गी बॉडीज क्या करता है, इस सेल के अंदर अलग अलग जगह पर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या प्रोटीन पड़ा है उस सारे प्रोटीन को एक जगह लाके कलेक्ट कर देता है, उसको बांध देता है, उसकी पैकिंग कर देता है, उसको बंडल की फॉर्म में ले आता है। इसीलिए आप गोल्गी बॉडी को बोलते हो सेल का पैकर्स। जैसे होता है ना, एक कोरियर बॉय होता है, आपने स्विगी से खाना ऑर्डर किया, कोरियर वाला आएगा वो आपको देकर जाएगा। ऐसे ही ये क्या करता है, कोरियर बॉय की तरह इस सेल के अंदर घूमता रहता है और उस सामान को कलेक्ट करता रहता है। तो इसको पैकर्स बोलते हैं, उसको पैकिंग करना वाला बोलते हैं। और पैकिंग किसकी? तो प्रोटीन की और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी पैकिंग करता है। राइट, चलिए इतनी बात याद रखिएगा। इसको एक नाम और दिया जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इसका दूसरा नाम होता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। सेल का ट्रैफिक पुलिस, जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, अब इसका मतलब ये नहीं कि चालान काटता है ये। देखिए जाम लगा हुआ है ना, बहुत सारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस आएगी, वो जाम को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। वैसे ही सेल के अंदर अलग अलग प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिखरे पड़े हैं, जाम लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, जाम लगा हुआ है, तो यहां से पूरा का पूरा प्रोटीन और पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे? एक जगह लाकर छोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये वहां पर रास्ता क्लियर करवा देगा और इजीली टीआरएनए क्या करेगा? उनको ट्रांसफर कराएगा। ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि हाउ टू मेड अप ऑफ गोल्गी बॉडीज। जो गोल्गी बॉडीज होते हैं बच्चों, वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको क्रिस्टे कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात आप याद रखिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि धीमे धीमे पढ़ाओ। मैं बहुत धीमे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा धीमे नहीं पढ़ा सकती मैं, तो याद रखिएगा। एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं आप बताएंगे। गोल्गी बॉडीज मैम न्यूक्लियस के पास कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप गोल्गी बॉडीज कहते हैं, जिसकी खोज कैमेलियो गोल्जी ने 1898 में की थी। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे, इनको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होते हैं। प्लांट सेल में इसका नाम दिया जाता है लिपोकॉन्ड्रिया और एनिमल सेल में इसको डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। दो पार्ट होते हैं इसका, एक सिस वाला पार्ट होता है, एक ट्रांस वाला पार्ट होता है। और ये क्या करता है, तो ऑर्गेनिक मैटर प्रोटीन वगैरह की पैकिंग, मतलब उसको बंडल की फॉर्म में लाकर एक जगह करेक्ट कर देता है। ठीक है, चलिए ये आप याद रखेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। टीपो कुमार, आप प्लीज लास्ट क्लास देखें तो ही आपको आज की क्लास समझ में आएगी। आप बोल रहे हैं यहाँ पर एमआरएनए का काम क्या होता है, रोज रोज थोड़ी ना बताऊंगी एमआरएनए का काम। एक ही चैप्टर थोड़ी पढ़ाना है मुझे, कम से कम मुझे 20 चैप्टर पढ़ाने हैं, तो एक पर ही थोड़ी अटकी रहूंगी मैं। एमआरएनए का काम कितनी बार पढ़ा दिया एमआरएनए का काम, अब क्या रोज रोज यही पूछते रहोगे, कुछ और काम नहीं है क्या? चलिए, तो इतना याद रख लेंगे आप। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट कॉम्पोनेंट पे। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है बच्चों सेंट्रोसोम्स। कौन सा होता है? सेंट्रोसोम्स। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम्स। देखो सेंट्रोसोम्स को हिंदी में कहा जाता है सेंट्रोसोम, ठीक है, या इसको कभी कभी केंद्रक काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक काय। केंद्रक काय याद रखिएगा, सेंट्रोसोम या केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक काय या सेंट्रोसोम का नाम दिया जाता है। यस, मैंने बताया है जब गोल्गी बॉडी का ब्रेकडाउन होता है तो लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, राजू कुमार राजभर कह टाइम का यूज टाइम की तरह करिए, मतलब क्या बोलते हैं यार, इस राजू कुमार को ब्लॉक करो यार, फालतू में दिमाग खराब करते हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? केंद्रक काय होते हैं, केंद्रक काय। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सेंट्रोसोम्स किस में होते हैं। आप बताएंगे कि सेंट्रोसोम्स दोनों सेल्स में होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप? हिंदी में केंद्रक काय बोलते हैं। अब ये सेंट्रोसोम्स क्या होती है, जरा ध्यान से सुनो। ये आपका सेल है, इस सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर निकलती है
और ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर हैं ये आगे जाकर बनाती हैं सेंट्रोजोम्स बनाती हैं, ठीक है, वो आगे जाकर बनाती हैं सेंट्रोजोम्स। ऐसे सेंट्रोजोम्स क्या होती हैं, तो ऐसी नलियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी नलियां होती है, ऐसे पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी डक्ट होती है, ऐसी पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। हाँ अभी बताऊंगी मैं, इस पे आऊंगी कि किसने खोज की थी, आप रुक तो जाइए। बोवेरी ने खोज की थी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो सेंट्रोजोम्स है उसकी खोज पूछा जाए तो आप बताएंगे टी बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। टी बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, तो ये बात आप याद रखिएगा। यहां पर 2-4 बच्चों को मैं रेड अलर्ट दे दूं जो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। रोहित भारत कह रहे हैं HTET के एग्जाम में आपके कराए हुए 10+ क्वेश्चंस आए हैं मैम जी, थैंक यू मैम एंड टाइम्स। रोहित भारत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुकेश शर्मा कह रहे हैं मैम गोल्जी काय को सेक्रेटरी भी कहते हैं क्या? देखो कुछ बुक्स के ऑथर होते हैं वो कुछ भी टाइप कर देते हैं सेल वाले चैप्टर में, जैसे गोल्गी बॉडी को मदर ऑफ सेल भी कहा जाता है, कोशिका की मां भी कहा जाता है। ये कुछ ऑथराइज चीजें नहीं होती, इसको सेक्रेटरी बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो प्लीज ये चीजें आप मेरे से ना पूछे, कोई अच्छी ऑथर की बुक पढ़े या एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ यहाँ पे, तो ये फालतू की बातें ना करें, ठीक है। सुनील बोला, मैंने आपका नाम ले लिया, प्लीज आप कमेंट कम करें और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। मैम एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? फरवरी में, हमारे सुनने में आ रहा है फरवरी में होगा, ठीक है। चलिए 1888 में टी बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने सेंट्रोजोम्स की खोज की थी। अब ये सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं, देखो इस न्यूक्लियस के बाहर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उन स्ट्रक्चर्स आगे चलकर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं, ऐसी ट्यूब्स भी बनती हैं। ऐसी ट्यूब का मतलब होता है पतली पतली नलिकाएं से बनती हैं, और इन्हीं नलिकाओं को आप क्या नाम देते हैं, इनको आप नाम देते हैं क्या? सेंट्रोजोम्स नाम देते हैं, सेंट्रोजोम्स नाम देते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्रक काय कहा जाता है, केंद्रक काय कहा जाता है। और ये जो सेंट्रोजोम्स होते हैं बच्चों, ये आपके न्यूक्लियस से निकलते हैं और ये आगे चलकर ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। देखो एक होता है ट्यूब, ट्यूब का मतलब होता है नली, और बहुत छोटी नली, जो बहुत छोटी नली होती है उसको ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो ये जो सेंट्रोजोम्स है, ये सेंट्रोजोम्स इन्हीं स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, ये जो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स बनी है यही आगे जाकर सेंट्रोजोम्स बनाते हैं, और ये थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर और इस नली को साथ में मिलाकर आप सेंट्रोजोम बोलते हैं। और ये जो नली अकेले की बात करेंगे तो नलियां इनको माइक्रोट्यूब्स के नाम में भी जाना जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब बात ये आती है कि इनका काम क्या होता है, आप बताओगे। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनका काम होता है साइटोस्केलेटन का नाम। इनका काम क्या होता है बच्चों? कल एक बच्चे ने पूछा था कि सेल को ढांचा देने का काम कौन करता है, तो वही आज आपका क्वेश्चन का डाउट यहां पर आने वाला है। देखो मैंने एक टर्म लिखा है साइटोस्केलेटन। मैंने बोला है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स जैसी जो स्ट्रक्चर बनाई है मैम ने ट्यूब जैसी, इनका काम क्या होता है? तो इनका काम क्या होता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। साइटो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेल, और स्केलेटन का मतलब होता है बच्चों ढांचा। ढांचे का मतलब जो स्केलेटल, जो भी आपका अरेंजमेंट है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि सेल को ढांचा देने का काम करते हैं। कहने का मतलब जो सेल का साइज है और जो सेल का शेप है, आकार प्रदान करती है, आकार और आकृति प्रदान करते हैं कौन? तो आप बताओगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये दोनों में होते हैं, ये प्लांट में भी होते हैं और ये एनिमल में भी होते हैं। प्लांट और जंतु कोशिकाएं दोनों में पाया जाता है। सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है आपका यहां से, क्या? कि हमारी जो शरीर में कोशिकाएं हैं उनका स्केलेटन कौन बनाती हैं, उनका ढांचा कौन सा सेल का कंपोनेंट बनाता है? आप बताएंगे उनका जो ढांचा है वो कौन बनाता है? सॉरी, उनका ढांचा सेंट्रोजोम्स बनाते हैं, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। हमारे केंद्र के पास, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पास ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, वो आगे चलकर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ मिलाकर सेंट्रोजोम्स बोलते हैं, और इनको माइक्रोट्यूब्स कहा जाता है। ये हमारी सेल को साइज देती है, शेप देती है, और उसका जो स्केलेटल है, उसका जो ढांचा है, उसको बनाए रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं, और दोनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जिसको हिंदी में नाम दिया जाता है
अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, जाल हिंदी के नाम से समझो, जाल है ये। अब किसका जाल है तो वो आपको अभी पता लगेगा कि किसका जाल है, ठीक है। देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ER, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ER, और हिंदी में कहा जाता है इसको अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। देखिए ER, अगर मैं बात करूं इस ER की, तो इस ER को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर। एक मैंने गार्नियर का पॉइंट कल भी लिखवाया था कि वैक्यूल्स को भी सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, गार्नियर ने किया था, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो कि फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गार्नियर, गार्नियर जी ने आपका ये जो सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बाहर ऐसी बहुत सारी मेम्ब्रेन्स देखी, ऐसी बहुत सारी मेम्ब्रेन्स देखी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और बोला कि भैया ये कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसे कुछ झिल्लियां से बनी हुई है आपके न्यूक्लियस के पास, तो इनका नाम इन्होंने रखा था इर्गेस्टोप्लाज्म। गार्नियर जी ने इनका नाम रखा था इर्गेस्टोप्लाज्म। बट ये प्रॉपर तरीके से इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये है क्या, क्यों है, कैसी है, और इनका काम क्या होता है, ये सब नहीं बता पाए। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था पोर्टर। क्या नाम था? पोर्टर। इन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर्स है इनका नाम क्या होगा, इन स्ट्रक्चर्स का नाम ER होगा। ER का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ER का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूं मैं कि गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने ऐसे केंद्र के बाहर जो आपका न्यूक्लियस है उसके बाहर की साइड ऐसे मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क देखा, झिल्लियों का एक जाल देखा, उसका नाम रखा था इर्गेस्टोप्लाज्म। बट वो पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए, कौन से? पोर्टर नाम के साइंटिस्ट आए, और उन्होंने क्या बताया कि इनका नाम क्या होगा, ये क्या होंगी? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ER की खोज किसने की, आपका आंसर क्या होगा? पोर्टर। आप किसको सही करेंगे? आप करेंगे बच्चों पोर्टर को। अब बात आती है कि मैम क्या होती है ये ER। ठीक है, आप बताएंगे ये ER क्या होती है, तो आप लिखेंगे कि इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या लिखा मैंने? इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, कहने का मतलब झिल्लियों का एक जाल है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जाल है। जो कहां होता है? जो मैम केंद्र की झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? यह एक झिल्लियों का जाल है। झिल्ली मेम्ब्रेन, झिल्लियों का जाल है, नेटवर्क है, जाल है, जो कि केंद्रक की झिल्ली जो न्यूक्लियस के बाहर है, जो कि केंद्रक झिल्ली और सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। आपसे इसकी लोकेशन पूछ ली जाए, आप बता देंगे कहां होता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में होता है। चलो मैम, पता लग गया में होता है। बहुत सारी मेम्ब्रेन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एक आपस में जुड़कर आपस में क्या बना लेती हैं? वो एक जाल सा बना लेती है, और उसी जाल को आप क्या बोलते हैं? उसी जाल को आप एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। ठीक है, कहां होता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बता देंगे कहां होता है। तो देखो जरा, ये आपका सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के दोनों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन्स लगी हुई होती हैं।
ऐसे मेम्ब्रेन्स लगी हुई होती है। इन्हीं मेम्ब्रेन्स को आप नाम क्या देते हैं? इनको आप नाम देते हैं ER। क्या नाम देते हैं बच्चों? ER नाम देते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? इसका नाम है ER। ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मत्रपाल जी कह रहे हैं मैम केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ाया करो। मत्रपाल जी आप लोग सुनते कम है, आपकी प्रॉब्लम तो यही है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं एक वीक बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और एक वीक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तो आप मुझे ज्यादा एडवाइस ना दें कि क्या ज्यादा पढ़ाऊं और क्या कम पढ़ाऊं। बस चुपचाप आप पढ़े। टीचर मैं हूं, आप नहीं है। ठीक है, आप चुपचाप बस पढ़ाई करें। आप लोग ना एक तो ये 2-3 बच्चे हैं जहां पर मैं इनको ना बस ये रेड अलर्ट में चल रहे हैं, ये इनको मैं बर्दाश्त करना बंद करने वाली हूँ थोड़े दिनों में। फिर आप लोग बोलते हैं टीचर को गुस्सा आता है, मैम में बहुत गुस्सा है, मैम में बहुत ईगो है, ये है वो है। जयप्रकाश जी बोल रहे हैं मैम MCQ की क्लास है, आपने 20 बार क्वेश्चन कर दिया, तो आपको मैं क्या बताऊं? मैं मतलब मैं कोई यहाँ पर टेलीकॉलर हूं जो आपको ये बताऊंगी आज आपकी क्लास है कि नहीं है? आप इंक्वायरी नंबर पे फोन कीजिए ना, मुझे क्यों कर रहे हैं आप परेशान यहाँ पे? ठीक है, चलिए, तो इनको बोलते हैं मैम ER। जो ER होती है बच्चों वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहला है रफ ER। पहला है रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आता है बच्चों स्मूथ ER। कौन सी? स्मूथ ER। स्मूथ ER हिंदी में बोलते हैं इसको खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। जो रफ है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये वाली कौन सी है? स्मूथ, जिसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ये 2 टाइप की मेम्ब्रेन्स है, 2 टाइप के जालों से बना हुआ आपका एक स्केलेटन होता है जिसको आप ER बोलते हैं। ठीक है, जो आपका ER बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक है रफ ER, एक है स्मूथ ER। अब यहां पर हम रफ की और स्मूथ की बात करेंगे बच्चों। यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा बनता है। देखो, ये जो न्यूक्लियस के बाहर है, ये आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाहर आप मेम्ब्रेन बना दो। ठीक है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये किसकी? सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये जो मैंने न्यूक्लियस के पास जुड़ी हुई बहुत सारा एक जाल बनाया है मेम्ब्रेन का, जो ज्यादा जाल बनाया है मैंने, ये जो ज्यादा जाल बनाया है ये होता है RER। और RER का मतलब क्या होता है? रफ ER। विपिन यादव एक काम करो, आप ही पढ़ा लो यहाँ आके, मेरे से आगे चल रहे हैं आप, एक एक कमेंट बता देते। आपके पास ज्यादा ज्ञान है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? अगर आपको लगता है कि मैम जो पढ़ा रही है वो आपको आता है, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आपको छोड़ सब्जेक्ट पढ़िए ना। कमेंट सेक्शन मेरी क्लास में ऑफ रखा करो या तो शार, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन कभी मत दिखाया करो मुझे। दूसरा, ये जो मैंने सेल मेम्ब्रेन के पास में बनाई है जो थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स है, जिनमें थोड़ी कम मेम्ब्रेन्स है, उनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं आप चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, ये है रफ ER, ये है स्मूथ ER। आपको इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है वो कौन सी है? वो कौन सी है बच्चों? वो रफ ER है। और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से दूर है और जो सेल मेम्ब्रेन के पास में है वो कौन सी है? SER। तो सबसे पहला यहां पर कमेंट क्या आप सबसे पहला आप पॉइंट क्या लिखेंगे कि इट इज फाउंड नियर बाय न्यूक्लियस। नियर बाय न्यूक्लियस या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एक ही बात है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये कहां होती हैं? आप बताओगे केंद्रक झिल्ली के पास होती हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि केंद्रक की झिल्ली के पास कौन सी मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, आप बताएंगे वो रफ ER का होता है। दूसरा, ये कहां होती है? आप लिखोगे इट इज फाउंड नियर बाय सेल मेम्ब्रेन। नियर बाय सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के पास कौन सी होती है? आंसर क्या होगा? स्मूथ ER। पहला पॉइंट तो यही पूछ ले आपसे एग्जाम में, आप आंसर दे देंगे। ठीक है, दूसरा क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा कि जो रफ और जो स्मूथ ER है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ठीक है, देखिए एक बात याद रखना, जो न्यूक्लियस के पास चीजें होती हैं वो हमेशा स्टेबल होती हैं। ठीक है,
दूसरा आप याद रखिएगा कि जो ज्यादा मेम्ब्रेन का जाल बना हुआ है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा स्टेबल है। तो न्यूक्लियस के पास कौन सी है? RER। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी होनी चाहिए? RER। तो आप लिखेंगे इट इज मोर स्टेबल, यह ज्यादा स्थायी होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि किसके पास है? ये न्यूक्लियस के पास है और ज्यादा मेम्ब्रेन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इधर लिखेंगे इट इज लेस स्टेबल। क्या लिखेंगे? लेस स्टेबल, कम स्थायी होती है। 2 पॉइंट हो गया। अब ये दोनों पॉइंट आप याद रखो ना रखो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आप नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद रखना है। क्या ये जो रफ ER होते हैं ना, ये जो मैंने यहां पर ऐसे बनाई है रफ ER, ऐसे जाल बनाया जो मेम्ब्रेन का है ना, ऐसे इनके ऊपर सोते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं बच्चों? राइबोसोम्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप यहां क्या लिखोगे? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट कहने का मतलब राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यहां पर क्या लिखेंगे? राइबोसोम्स आर एब्सेंट। राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनडीए के एग्जाम में पूछा था कि कौन सी ER है जिनके पास राइबोसोम्स होते हैं। आप बताएंगे कि जो रफ ER है, जो न्यूक्लियस के पास है, उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और इधर नहीं होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो जब इनके पास राइबोसोम्स है तो ये क्या काम करेगा? मैम, इस ER का काम होता है प्रोटीन मेकिंग एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मेकिंग एंड नेक्स्ट लिखोगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के निर्माण और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। प्रोटीन के निर्माण में और संश्लेषण में सहायक है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सी ER है जो प्रोटीन के निर्माण और संश्लेषण में सहायक होती है, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे, आप बताओगे रफ ER RER। बट मैम यहां तो राइबोसोम है नहीं, तो ये क्या नहीं बना सकते? मैम स्टेबल का मीनिंग क्या है? ट्विंकल पूछ रही है। स्टेबल का मतलब होता है बच्चों जो ज्यादा स्थायी है, जो टूट ना सके इजीली, जो स्टेबल है, उसको आप तोड़ ना पाओ, ठीक है। अब इधर की साइड मैम राइबोसोम्स है नहीं, तो फिर इसका काम क्या होगा? तो आप बताएंगे ये प्रोटीन तो बनाएंगी नहीं, तो इसका नाम क्या है? इसका काम क्या है आप बताओगे? इसका काम होता है लिपिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस यह वसा का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण? वसा का संश्लेषण। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लिपिड्स क्या होती हैं और स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये लिपिड्स और स्टेरॉइड क्या होते हैं तो हम जब न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या है और स्टेरॉइड क्या है, ठीक है। चलिए एक बार फिर रिपीट करती हूं मैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो क्या होता है आप बताओगे? कुछ मेम्ब्रेन्स होती है मैम, झिल्लियां होती है, उसका एक नेटवर्क, एक जाल बना हुआ, उसको आप ER बोलते हैं। ये जो ER है ये 2 टाइप की होती है, एक होता है रफ ER, एक होता है स्मूथ ER। जो न्यूक्लियस के पास है वो ज्यादा मेम्ब्रेन है और ज्यादा मेम्ब्रेन है वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो कौन सी होती है? RER, रफ ER, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। जो न्यूक्लियस से दूर है और सेल मेम्ब्रेन के पास है वो स्मूथ ER है। कहने का मतलब वो क्या है? वो चिकनी अंतःप्रदवी जालिकाएं हैं, ठीक है। दूसरा जो रफ ER होती है बच्चों वो स्टेबल है ज्यादा, क्यों है? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। और जो स्मूथ ER है वो लेस स्टेबल है, वो कम स्टेबल है, ठीक है। जो रफ ER है उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और कल की रात की क्लास देखना राइबोसोम्स क्या होते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। जब राइबोसोम्स है वो क्या बनाते हैं? वो प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इधर राइबोसोम नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता? वो प्रोटीन नहीं बना सकता। तो वो किसका सिंथेसिस करते हैं? वो लिपिड्स और वो स्टेरॉइड का सिंथेसिस करते हैं, राइट। और ये ER दोनों सेल्स में होती है,
कौन कौन सी में? ये प्लांट में भी होगी और ये एनिमल में भी होगी, ये पादप कोशिकाओं में भी होगी और ये जंतु कोशिकाओं में भी होगी। जयप्रकाश यादव, आप कमेंट करने में कम ध्यान दें, आप पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें। आप बोलते हैं राइबोसोम क्या होते हैं, कल की क्लास नहीं की थी क्या राइबोसोम क्या होते हैं? तो वो क्लास पढ़ के आओ, बाद में आकर यहाँ पर कमेंट करो। ये आपका ER। अब मुझे बताओ कितने कंपोनेंट पढ़ा दिए मैंने टोटल, जल्दी बताओ मुझे, बताओ नंबरिंग बताओ कि मैंने कितने पढ़ा दिए। पहला सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, DNA, RNA, लाइसोसोम, राइबोसोम, उसके बाद बताया सेंट्रोसोम, उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, उसके बाद वैक्यूल्स पढ़ाया, उसके बाद उसका पढ़ाया ER पढ़ाया, लाइसोसोम पढ़ाया, गोल्गी बॉडीज पढ़ाई, कितने सारे पढ़ा दिया मैंने। मैम मैंने NTPC का क्रैश कोर्स परचेज किया है लेकिन बाय नाउ दिखा रहा है, तो आप एक बार ऐप को री इंस्टॉल कर ले, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विजय कुमार, फिर भी नहीं होती आप इंक्वायरी नंबर पे मैसेज कर दीजिए। राइट, बताइए कितने पढ़ा दिए मैंने। अब मुझे जहां तक याद है शायद मैंने 10-11 तो पढ़ाई दिए होंगे। अब आपका लास्ट कंपोनेंट है कौन सा, आप बताओगे प्लास्टिड। कौन सा बच्चों? प्लास्टिड्स। तो नेक्स्ट लिख लीजिए जल्दी से, प्लास्टिड, जिनको आप लवक बोलते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये लास्ट है आपका सेल का कंपोनेंट। उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिशिंग की तरफ चल रहा है। 11 हो गए, ओके चलो 12 नंबर होगा ये। नंबरिंग आप कर लीजिएगा प्लीज, नंबरिंग नहीं याद रहती है मुझे। प्लास्टिड्स नेक्स्ट पढ़ना है आपको, प्लास्टिड्स जिनको आप लवक बोलते हैं। और प्लास्टिड्स की खोज किसने की थी आप बताएंगे? प्लास्टिड्स की खोज की थी हैकल ने। हैकल नाम के साइंटिस्ट ने किसकी खोज की बच्चों? प्लास्टिड्स की खोज की। अब बात आती है कि ये प्लास्टिड्स होते क्या हैं, ये क्या होते हैं प्लास्टिड्स, तो आप बताएंगे। मोहम्मद खुर्शीद कह रहे इतनी छोटी सेल में इतने सारे कंपोनेंट। यस, सोचिए सेल इतनी छोटी जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसमें भी इतने सारे कंपोनेंट्स, सोचिए ना। चलिए तो प्लास्टिड्स कहां होते हैं आप बताएंगे। अच्छा पहली बात तो प्लास्टिड्स की खोज किसने की? हैकल ने। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड सिर्फ कहां होते हैं आप बताएंगे? सिर्फ प्लास्टिड प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड सिर्फ कहां होते हैं बच्चों आप बताएंगे? सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्या एनिमल सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, आप बताओगे एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, आप बताओगे कि एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट होता है दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे यहाँ पर कि ये प्लांट में है तो ये क्या काम करता है? ये प्लांट का कलरिंग पार्ट होता है। कैसा पार्ट? कलरिंग पार्ट। और कलरिंग का मतलब क्या होता है आप बताएंगे? कलरिंग का मतलब होता है रंग देने वाला भाग। रंग देने वाला भाग ये प्लांट सेल्स को कलर देता है। आपने देखा होगा जो प्लांट सेल्स होती हैं मतलब प्लांट के ऊपर अलग अलग कलर के फ्लावर लगते हैं, फूल लगते हैं, अलग अलग कलर के फ्रूट लगते हैं। मतलब मैम आपने देखा होगा जो गुलाब का फूल है उसका अलग कलर होता है, गेंदे के फूल का अलग कलर होता है, जो आपके कमल का फूल होता है उसका अलग कलर होता है, सूरजमुखी के फूल का अलग कलर होता है, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ व्हाइट कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। इतने सारे कलरफुल फ्रूट्स लगते हैं, इतने सारे कलरफुल क्या लगते हैं आपके फ्लावर लगते हैं। इसीलिए सिर्फ ये प्लांट सेल में होता है, हम लोगों में नहीं है। अगर हम लोगों में होता है तो एक बच्चा नीले रंग का, एक बच्चा काले कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक पिंक कलर का, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का, ऐसे हम सब अपने जितने भी जानवर जितने भी हम इंसान थे ना वो सब अलग अलग कलर के होते। तो अच्छा है हम लोगों में नहीं है। ठीक है, हम लोगों में सिर्फ एक ही पिगमेंट होता है कलर वाला, दैट इज मिलेनिन। हमारी स्किन का जो कलर होता है बच्चों वो सिर्फ किसकी वजह से होता है? वो मिलेनिन की वजह से होता है। तो हम लोगों में सिर्फ एक ही
की कलर देने वाला पिगमेंट है। हमारी जो स्किन का कलर है वो सिर्फ मेलानिन की वजह से होता है, ठीक है। तो हम लोगों में नहीं होता है, सिर्फ कौन सा किस में होता है आप बताएंगे, वो किस में होता है, प्लांट में होता है। इसीलिए प्लांट में अलग अलग कलर के फ्लावर लगते हैं और अलग अलग कलर के फ्रूट लगते हैं, ठीक है। अनुराग कुमार केसरी पूछ रहे हैं एलर्जी के टाइम पर कौन सा WBC एक्टिव होता है। मैंने कहा था एलर्जी के टाइम पर बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स दोनों एक्टिव रहती हैं। अगर मेनली बात बताएं तो बेसोफिल्स होती है, ठीक है। तो हम लोगों में नहीं है और अच्छा है, नहीं है, नहीं होना चाहिए था। चलो अब बात आती है प्लास्टिड्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो आप लिखोगे कि 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। क्या होते हैं प्लास्टिड्स जो होते हैं बच्चों, वो 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिड लवक, लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो जरा देखो यहां पर, जल्दी से लिखो। पहला है यहां पर क्लोरोप्लास्ट, नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट और जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रणहरित। नंबर 2 पे आता है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। नंबर 2 पे क्या आता है बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट आता है। हिंदी में बोलते हैं इसको श्वेत वर्णक, श्वेत का मतलब होता है सफेद। और थर्ड पे आते हैं बच्चों क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और जिसको कहा जाता है प्रण रहित, जिसमें कोई प्रण नहीं होता। नहीं समझ में आया, अभी बताएंगे सब। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। प्रणहरित, श्वेत वर्णक, प्रण रहित। अब क्या होता है, अब सुनो ध्यान से कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। कौन से कलर के पिगमेंट्स होते हैं, हरे रंग का, इसीलिए मैंने ग्रीन पेन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कलर के पिगमेंट्स का नाम क्या है आप बताएंगे, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को हिंदी में कहा जाता है हरित लवक। कौन सा लवक, हरित लवक, ठीक है। याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। कौन से, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस से कैसा कलर होता है प्लांट सेल्स का, ग्रीन कलर। तो जितना भी आपने प्लांट सेल्स के अंदर आपने ग्रीन कलर की लीफ देखी होंगी, तो ये कहाँ होगा, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होते हैं उसमें होता है। दूसरा ये कहाँ होता है, आपने ग्रीन कलर के फ्रूट्स देखे होंगे जैसे कच्चा आम, तो किसके अंदर होता है, ये फ्रूट्स में। और कोई अगर ग्रीन कलर का फ्लावर भी होगा तो उसमें भी होगा। बट ऐसा कहा जाता है मेनली ये लीफ और फूल, सॉरी फ्रूट्स, फलों में पाया जाता है। अब बात आती है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं। जब भी आप साइंस में ल्यूको टर्म देखें, उसका मतलब होता है बच्चों, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट कलर। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो प्लांट को व्हाइट या ट्रांसपेरेंट कलर देता है। कैसा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी रंग। कैसा रंग, या तो सफेद रंग या कैसा कलर देगा आप बताएंगे, या कैसा कलर, ट्रांसपेरेंट कलर देगा, ठीक है। मेनली ये कहां होते हैं, सबसे ज्यादा ये जड़ों में होते हैं, रूट्स में होते हैं। बट आपने कुछ सफेद रंग के फ्लावर भी देखे होंगे, है ना। कुछ आपने क्या देखे होंगे, सफेद रंग के फ्लावर देखे होंगे। ये ज्यादातर जड़ों में पाया जाता है, बट कुछ अमाउंट में फ्लावर में भी होता है। जैसे व्हाइट रोज भी होता है, व्हाइट लिली भी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो सफेद या ट्रांसपेरेंट रंग देते हैं और ये जड़ों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बट ये कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में फलों फूलों में भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट, प्रणहरित, जिसमें हरा रंग नहीं होता। ध्यान से सुनो, ये प्रणहरित, ये प्रण रहित है, ठीक है। हिंदी में कंफ्यूज मत होना। इसने कैसा रंग दिया, ग्रीन। इसने कैसा दिया, सफेद एंड ट्रांसपेरेंट। तो ग्रीन, व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट
हाँ जी, अब आ रही होगी साउंड, सुन लो, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, साउंड सही है। देखिए, मैंने बोला कि क्लोरोफिल कैसा रंग देता है, ग्रीन कलर। ल्यूकोप्लास्ट कैसा रंग देता है, व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट। व्हाइट, ट्रांसपेरेंट एंड ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी कलर्स होते हैं वो कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। तो मैंने लिख दिया एक्सेप्ट ग्रीन, व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर, it gives all color to plant cell, all color to plant cell। किस किस रंग को छोड़कर, सफेद को, हरे को और कौन सा, ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कलर के लिए बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर के लिए बहुत सारे पिगमेंट्स। जैसे मैम, जैसे तो सुनो, तो जैसे आपने टमाटर देखा होगा, उसका रंग कैसा होता है, लाल। तो टमाटर का जो लाल रंग है उसके लिए यहां पर कौन सा पिगमेंट होता है, सुनो ध्यान से, यहां पर होता है ल्यूकोपीन नाम का, ठीक है। जैसे आपने येलो कलर देखा होगा, पीला रंग, सूरजमुखी का फूल कैसा होता है, सूरजमुखी का फूल कैसा होता है, पीले रंग का, क्योंकि यहां पर पिगमेंट होता है कौन सा, ज़ैंथोफिल नाम का। कौन से नाम का, ज़ैंथोफिल नाम का, जो कैसा कलर देता है, आप बताएंगे, जो कैसा कलर देता है, जो पीला रंग देता है। आपने गाजर खाई होगी, गाजर का अलग लाल रंग होता है कैरेट का, वो किसकी प्रेजेंस से होता है, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, बट कौन सा पिगमेंट, तो बताएंगे कैरोटीन। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जितने भी कलर के हमने फ्रूट्स और फ्लावर देखे हैं तो वो सब किसकी वजह से होते हैं, ग्रीन और व्हाइट को छोड़कर क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस से होते हैं। और यहां पर मैं आपको एक अलग से क्लास लूंगी, पिगमेंट्स लिखवाऊंगी कि जो मूली है उसका रंग किसकी वजह से होता है, मिर्ची का रंग किसकी वजह से होता है, वो यहाँ नहीं, वो छोटी छोटी क्लासेस हैं, वो बाद में मिसलेनियस में पढ़ाती हूँ मैं, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि ग्रीन कलर किसने दिया, क्लोरोप्लास्ट ने। व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट किसने दिया, ल्यूकोप्लास्ट ने। इनको छोड़कर जितने भी कलर हैं वो किसने दिए, क्रोमोप्लास्ट ने। क्यों दिए, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर मैम अलग अलग कलर के लिए पिगमेंट्स होते हैं। चलो, अब आपने देखा होगा, कच्चा आम खाया होगा आपने, जिसको आप कैरी बोलते हैं। कच्चा आम किस रंग का होता है बच्चों, किस कलर का होता है, हरे रंग का होता है। और ग्रीन कलर किसने दिया होगा, आप जानते हैं किसने दिया होगा, क्लोरोप्लास्ट ने। बट मैम जब आम पक जाता है तो वो किस कलर का हो जाता है, येलो रंग। और येलो रंग कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो मैम जब कच्चा आम था, अरे वो ही सही हो गई है यार अब, ठीक है। जब कच्चा आम था तो उसके अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट। जब वो आम पक गया तो वो क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। तो आप याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने मिर्ची खाई, मिर्ची नहीं खाई, मिर्ची, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची किस कलर की होती है, हरी। और जो मसाले वाली मिर्ची होती है वो पक जाती है तो किस कलर की हो जाती है, लाल। तो हरा लाल में जा रहा है, तो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्ट इन क्रोमोप्लास्ट। जो प्रण हरित होते हैं वो प्रण रहित में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सिर्फ किस में होते हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, और ये कलर देने का काम करता है, ठीक है। याद रखिएगा, पैरालाइसिस में कौन सी सेल्स काम करना बंद कर देती है, न्यूरॉन सेल्स, राइट, याद रखिएगा। तो ये आपके सेल के कंपोनेंट्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। सिर्फ प्लांट सेल में, हम लोगों में नहीं है क्या, तो प्लास्टिड। ये आपके सारा का सारा। हाँ, पपाया में भी सेम केस होता है बच्चों। पपाया जो आपके कच्चे होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, पकने के बाद वो येलो से पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम लिखेंगे प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस लिखेंगे हम। किसके बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। पादप कोशिका, एक साइड लिखो पादप कोशिका और एक साइड लिखो जंतु कोशिका, ठीक है। और एक एक करके जल्दी जल्दी मुझे जितने मैंने डिफरेंस पढ़ाए हैं वो बताओ। कुछ आप बताओ, कुछ मैं बताऊंगी। मैं पानी पीकर आती हूं, इतने में रिमाइंड करो, ठीक है। अभी आई 2 मिनट में।
जल्दी याद करो कि क्या क्या डिफरेंस बताए थे मैम ने। चलिए, यतेंद्र कह रहे हैं दिस इज रिकॉर्डेड क्लास। अच्छा चलो, सबसे पहला है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। पहले डिफरेंस की बात करूं तो हम साइज पे आते हैं। अगर हम साइज की बात करेंगे तो बच्चों याद रखना, प्लांट सेल जो होती है उसका साइज बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल का साइज छोटा होता है। तो पहला लिखो, इट इज लार्जर इन साइज, इसका आकार बड़ा होता है और इसका आकार क्या होता है, स्मॉलर। इट इज स्मॉलर इन साइज, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसके आकार की बात करूं तो बच्चों ये ऐसे से आकार की होती है, रेक्टेंगल शेप में होती है। ये किस आकार की होती है, आप बताओगे कि ये रेक्टेंगल होती है, जबकि ये कैसी होती है, ये गोल होती है। एनिमल सेल कैसी होती है, गोल होती है। ठीक है, याद रखेंगे कि रेक्टेंगल होती है, जबकि एनिमल सेल का आकार कैसा होता है, मतलब उसका शेप कैसा होता है, वो गोल आकार की होती है। नेक्स्ट डिफरेंस बताऊं तो जो प्लांट सेल्स हैं उनका जो शेप है, उनका जो आकार है वो हमेशा रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब होता है वो निश्चित आकार की है। किस आकार की है, वो निश्चित। जबकि एनिमल सेल्स हैं वो इररेगुलर होती हैं। इररेगुलर का मतलब क्या है, उनका आकार अनिश्चित है, वो अपना आकार बदल लेती हैं। जैसे मैम एग्जाम्पल दो, ठीक है, जैसे मैम एग्जाम्पल दो तो देखो, एग्जाम्पल मैंने बताया था WBC अपना आकार बदल सकती है। सी का मतलब क्या है, सेल। तो सेल होती है, किसमें होती है, हम लोगों में। और ये WBC कभी ऐसी होती है, कभी ऐसी होती है, कभी ऐसी होती है। तो कहां पर फिक्स है, कोई फिक्स नहीं है। तो आपसे पूछे कौन सी मल्टी सेलुलर सेल्स है जिनका आकार फिक्स नहीं है, आप क्या बताएंगे, एनिमल सेल। बट प्लांट क्या होती है, फिक्स होती है। नेक्स्ट, अगर सेल वॉल की बात करूं
कोशिका भित्ति की बात करूं, आप क्या बताओगे कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेल वॉल प्रेजेंट, मैं पीएसटी लिख रही हूं, पीएसटी का मतलब प्रेजेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। वायरस को किसने डिस्कवर किया था, पढ़ा चुकी हूं मैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वायरस की खोज इवेंस्की ने की थी, इवेंस्की ने, इवेंस्की नाम के साइंटिस्ट ने, इवांस्की, इन्होंने वायरस की खोज की थी। पहला वायरस खोजा था इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। सेल वॉल पाई जाती है जबकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है, तो आप लिख देंगे यहाँ सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। एक ये हो गया आपका। नेक्स्ट बताओ मैम, इसके बाद देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। जब प्लांट सेल में सेल वॉल है तो प्लांट के अंदर आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होगी बच्चों, सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन इज सेल वॉल। अब मैम प्लांट में तो आउटर सेल वॉल होता है ऐसे, और उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। जबकि मैम एनिमल में तो आउटर और इनर एक ही होगा, और कौन सा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये भी डिफरेंस हो गया। आप लिखेंगे इनका बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, इनका बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है, हो गया मैम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात आती है न्यूक्लियस पे, ध्यान से सुनना, केंद्रक पे बात आती है, ठीक है। जो केंद्रक होता है उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, आप लिखेंगे लार्जर इन साइज। इनका जो केंद्रक है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, जबकि इनका केंद्रक क्या होता है, छोटा होता है। इनका केंद्रक क्या होता है, छोटा होता है। मैम एक बार हम फिर कॉलेज लाइफ को फील कर पा रहे हैं, अच्छा जी, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, नेक्स्ट आएंगे बच्चों हम वैक्यूल्स पे, VACUOELS, जिसको रिक्तिकाएं या रसधानी कहा जाता है। जो वैक्यूल्स है उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। आप लिखेंगे वैक्यूल्स का साइज क्या होता है, बड़ा, और दूसरी साइड लिखेंगे वैक्यूल्स का साइज क्या होता है, छोटा होता है। यहां पर वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, यहां पर वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुनो आप, यहां पर नेक्स्ट आपको पॉइंट सुनना है कि जो प्लांट सेल है बच्चों, प्लांट सेल ऐसे बना दो आप, ये प्लांट सेल है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो यहां पर होता है, साइड में कॉर्नर में होता है। क्यों होता है, क्योंकि कल की क्लास याद करो, मैंने कहा था कि यहां पर बीच में क्या आ जाता है, एक बड़ा सा वैक्यूल्स आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर बीच में क्या है, वैक्यूल्स, ठीक है। कोशिका भित्ति और झिल्ली में क्या डिफरेंस है, आप पहली क्लास देखिए जाकर, आपको समझ में आएगा बच्चों। आप बताएंगे कि जो प्लांट सेल है उसमें केंद्र किनारों के पास होता है, वो पेरिफेरल है। कैसा है, पेरिफेरल, मतलब किनारों पर है केंद्रक। केंद्रक किनारों पर होता है, क्यों होता है, क्योंकि सेंटर में क्या होता है बच्चों, सेंटर में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, वैक्यूल्स होता है। सेंटर में क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहां होता है, सेंटर में होता है। एक और डिफरेंस बन गया आपका। नेक्स्ट चले प्लांट और एनिमल में, नेक्स्ट डिफरेंस लिखो। नेक्स्ट क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, नेक्स्ट लिखो। प्लांट में मैम प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एनिमल में मैम प्लास्टिड्स नहीं होंगे। यहां लवक होंगे, यहां लवक नहीं होंगे। नेक्स्ट सुनो, लाइसोसोम्स आर रेयर। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम कभी कभी पाए जाते हैं, लाइसोसोम कभी कभी पाए जाते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। लाइसोसोम कभी कभी पाए जाते हैं, बट एनिमल सेल में ऑलवेज प्रेजेंट। लाइसोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, लाइसोसोम हमेशा पाए जाते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स हमेशा पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखो, यहां पर अपन क्या याद कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट याद रखोगे कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है,
उनमें क्लोरोप्लास्ट का मतलब है पर्णहरित पाए जाते हैं, जबकि यहां पे क्लोरोप्लास्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि जो आपका प्लांट सेल है उसके अंदर आप याद रखेंगे कि जो प्लांट सेल है उसका जो स्टोर फूड होता है, स्टोर्ड फूड का मतलब होता है बच्चों संग्रहित खाना। क्या होता है मतलब? संग्रहित खाना। इमरजेंसी कंडीशन के लिए जो फूड स्टोर करती हैं उसको बोलते हैं आप स्टोर फूड या रिजर्व फूड। इनका जो स्टोर्ड फूड होता है बच्चों वो किसकी फॉर्म में होता है? ये अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाती है और फिर उसको स्टोर किसकी फॉर्म में करती है? स्टार्च की फॉर्म में करती है। ठीक है, इधर की साइड लिखो, इधर की साइड इनका जो स्टोर फूड होता है बच्चों वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एक बार फिर से बोलो, किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, यहां पर प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बोला था कि जो आपके प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडीज होते हैं उनका नाम क्या होता है? सॉरी, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी का नाम क्या होता है? डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स आप लिखेंगे कि जो गोल्जी कायस होते हैं उनको डिक्टियोसोम कहा जाता है, जबकि एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी को गोल्गी बॉडी ही कहा जाता है, या इनको लिपोकॉन्ड्रिया कह के बोल देते हैं, या इनको लिपोकॉन्ड्रिया करके बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनो आप, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना? कौन सी प्रोसेस के द्वारा? मैम फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना? तो ये जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये सब पोषी होते हैं, सब का मतलब अपना पोषी मतलब पोषण करने वाले। बट हम अपना खाना हमारे शरीर में नहीं बनाते हैं, हम कहां से खाते हैं? बाहर से खाते हैं। तो हम क्या हैं? हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हम क्या हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? परपोषी जीव है। हमारी सेल्स कैसी होती हैं? परपोषी होती हैं। ठीक है, बता देंगे ये भी डिफरेंस। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर बात करूं किसकी, आप बताएंगे यहां पर। नेक्स्ट बात करूं, जो प्लांट सेल है वो अपना प्रोटीन, अपने विटामिन्स, है ना, खुद बनाती है। अपने प्रोटीन्स, अपने विटामिन्स, अपना ऑर्गेनिक मटेरियल सारा का सारा ये खुद बनाती है। ठीक है, बाहर से ऐसा तो है नहीं आप प्लांट को चम्मच से खाना खिलाते हैं। तो आप लिखेंगे प्लांट्स एंड कैन सिंथेसाइज ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। बट यहां जो एनिमल सेल है वो कुछ बना सकती है, कुछ प्रोटीन वगैरह बन जाते हैं हमारे बॉडी में, वो कुछ बना सकती है, बट कुछ बाहर से भी लेती है, कुछ बाहर से खाते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा हमारे बालों और नाखूनों में जो प्रोटीन होता है उसको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं, वो हमारे बॉडी में बनता है। बट हम दूध पीते हैं उसमें केसिन प्रोटीन होता है, वो बाहर से लेते हैं। तो कुछ विटामिन, कुछ विटामिन हमारे बॉडी में बनते हैं और कुछ हम बाहर से लाते हैं, और कुछ हम बाहर से लाते हैं। बाहर से लेने का मतलब क्या है? हम खाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये इतने डिफरेंस हैं किसके बीच में? आप बताएंगे प्लांट और एनिमल सेल के बीच में इतने सारे डिफरेंस होते हैं, और ये सारे एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। सारी बात याद रखिएगा। एक बच्चा कुछ पूछ रहा है यहां पर, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है। ठीक है, ये तो कॉमन है तो मैंने लिखवा ही नहीं, ये क्या लिखवाना, हम तो डिफरेंस लिख रहे हैं ना, हम कॉमन पॉइंट थोड़ी लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपको इतने पॉइंट्स प्लांट और एनिमल सेल में पढ़ने थे। ये आपका जो सेल के कंपोनेंट्स थे वो मेरी साइड से कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये मेरी साइड से आपका सेल के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है,
रिंकू माथुर पूछ रही है मैम ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कहाँ होता है? लीवर। कहाँ होता है? हमारे यकृत में होता है, हमारे लीवर में होता है। लीवर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहां पर एक छोटा सा चैप्टर है, 15 से 20 मिनट का ही। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे हम? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। क्या पढ़ेंगे हम? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे हम। सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। देखो नाम से पढ़ो, सेल का मतलब कोशिका, डिवीजन का मतलब डिवाइड होने वाली। वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है और नई सेल्स बनाती है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप सेल डिवीजन बोलेंगे। ऐसे एक सेल थी, ऐसे एक सेल थी, इस सेल को आप बीच से डिवाइड कर दो, है ना, ये सेल डिवाइड हो गई और ऐसे नई सेल्स बना दी। तो जिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल अपने सेल, एक सेल है वो अपने आप को डिवाइड करती है और नई सेल्स बनाती हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। अब ध्यान से सुनो, मैंने सेल थ्योरी पढ़ाया था, मैंने लिखवाया था कि हमेशा नई सेल्स होती हैं, वो किससे बनती हैं? वो पुरानी सेल से बनती हैं। पढ़ाया था ना मैंने कि ऑल द न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम ओल्ड सेल्स। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ध्यान से सुनो, मैंने बोला सेल डिवीजन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक सेल ने अपने आप को डिवाइड किया और नई सेल्स बनाई। भैया जब हम मम्मी के गर्भाशय में थे, हम पेट में थे, मम्मी के गर्भाशय में थे हम, तो हमारे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हुए और ऑर्गन्स किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। तो सबसे पहले एक सेल बनी, फिर 1 2 4 6 8 10 ऐसे बहुत सारी सेल्स बनती गई। बहुत सारी सेल्स बनी, उसके बाद क्या बना? टिश्यूज बना। टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हुए। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारा निर्माण हुआ है, हमारा पूरा बॉडी बना है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को आप बोलते हैं सेल डिवीजन। अब दूसरी बात सुनो आप, दूसरी बात सुनो आप, जो सेल अपने आप को डिवाइड करती है, ये पुरानी होगी, ये ओल्ड होगी, ये क्या होगी? न्यू सेल्स होगी। ठीक है, जो सेल अपने आप को डिवाइड कर रही है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरेंट सेल। उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल या पितृ कोशिका या मातृ कोशिका बोलते हैं। और जो डिवाइड करके नई बना रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? पुत्री कोशिकाएं। क्या बोलेंगे उसको? पुत्री कोशिकाएं। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो आप ध्यान से। ये जो सेल डिवीजन है, अगर देखा जाए तो ये 3 टाइप का होता है, बट मेनली 2 टाइप का होता है। आपको वही पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको तीनों ही बता देती हूँ, पर मेन जो होते हैं बच्चों वो 2 ही होते हैं, वही आपको पढ़ना है, ये मान लो आप। पहला है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस जिसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। दूसरा है यहां पर माइटोसिस। माइटोसिस जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और तीसरा आता है यहां पर मियोसिस जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। हमारे बॉडी में ये 2 होते हैं, इसलिए हमारी बुक्स में भी ये 2 लिखे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए फिर सुनो। एमाइटोसिस असूत्री, माइटोसिस समसूत्री, मियोसिस। अगर पूछा जाए कि एमाइटोसिस क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहां पर सूत्री का मतलब क्या है? यहां पर क्रोमोसोम्स। आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी सेल डिवीजन होता है तो उसमें किसका डिवीजन होता है? उसमें क्रोमोसोम्स का, उसमें गुणसूत्रों का डिवीजन होता है। पढ़ाया था मैंने कि क्रोमोसोम्स बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
है ना। तो आप याद रखेंगे कि जब भी कोई सेल में डिवीजन होता है तो वो किसका डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का। जैसे मैं आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये एक है, ये डिवाइड हो गया तो इससे दो बन गए ऐसे नए, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है यहां पर, तो हिंदी में इसको बोलते हैं सूत्री, गुणसूत्र, सूत्री। देखो अब नाम से सुनो आप ध्यान से, अब नाम से सुनो आप ध्यान से। मैंने बोला असूत्री विभाजन, वो विभाजन जो होता ही नहीं है, जिसमें गुणसूत्र डिवाइड ही नहीं होते हैं। आपने एक बैक्टीरिया देखा है, जब वो बैक्टीरिया बनता है तब वो ऐसा रहता है, और जब वो मरता है तब भी वो ऐसा रहता है। जैसा जन्म हुआ वैसा ही है, बट हमारा जन्म हुआ तो हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं, और हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम कैसे लगेंगे। तो क्या हम एक जैसे हैं? नहीं। आप याद रखेंगे कि जो बैक्टीरिया वो एक सेल है, और वो मरता है तब भी एक सेल में मर जाता है, तो सेल सेल में ही मर गई, कोई डिवीजन ही नहीं हुआ। कहने का मतलब कोई गुणसूत्र कुछ भी डिवीजन नहीं हुआ। तो असूत्री किसमें होता है, मतलब वो विभाजन जिसमें कुछ डिवीजन ही नहीं होता गुणसूत्रों का, न्यूक्लियस का, किसी का भी, उसको बोलते हैं माइटोसिस, असूत्री विभाजन। इसका एग्जाम्पल आप बताएंगे किसमें होता है, ये बैक्टीरिया में होता है। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया क्या होते हैं? जीवाणु। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे बॉडी में कौन कौन से डिवीजन होते हैं, आप बताओगे हमारे बॉडी में ये दो होते हैं। और बैक्टीरिया में कौन से होते हैं? असूत्री, एमाइटोसिस। तो इसको साइड में कर दो, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं याद रखना इसके अंदर। हमारे शरीर में ये दो हैं तो हमें तो ये पढ़ने हैं दो। कौन कौन सा? माइटोसिस एंड मियोसिस। चलिए आइए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माइटोसिस की खोज किसने की और मियोसिस की खोज किसने की। आप लिखेंगे जो माइटोसिस डिवीजन है उसकी खोज की थी फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? फ्लेमिंग ने। मियोसिस की खोज किसने की थी? आप लिखेंगे हार्टविग नाम के साइंटिस्ट ने। हार्टविग नाम के साइंटिस्ट ने मियोसिस के बारे में बताया था, और फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने आप बताएंगे माइटोसिस के बारे में बताया था। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, माइटोसिस और मियोसिस का मतलब क्या होता है हिंदी में समझो। सम का मतलब क्या होता है हिंदी में? मैम सम का मतलब होता है समान, इक्वल। सूत्री का मतलब क्या होता है? सूत्री का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। वो सेल डिवीजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। कैसे मैम? देखो, ऐसे एक क्रोमोसोम था, ऐसे एक क्रोमोसोम था, और ये दोनों क्रोमोसोम जो थे वो डिवाइड हुए और आगे चलकर दो और बना दिए। इससे ये बना, इससे ये बना। नहीं समझ में आ रहा? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो। यहां पर आप सेल से सुनो, क्रोमोसोम छोड़ो। आप यहां पर दो सेल्स थी, इन दोनों सेल्स ने डिवाइड किया। जितनी यहां पर पेरेंट सेल्स थी उतनी ही यहां पर डॉटर सेल्स होती हैं। कहने का मतलब इस सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, कितने? दो हैं। इसमें कितने हैं? दो। तो दो ही क्रोमोसोम्स यहां बनेंगे और दो ही क्रोमोसोम्स यहां बनेंगे। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें होंगे? डॉटर सेल्स में। ऐसा डिवीजन क्या कहलाएगा? माइटोसिस। ठीक है, आप लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन डॉटर सेल्स। इस प्रकार के विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? इक्वल रहती है, मतलब बराबर रहती है। इधर आओ, मियोसिस में। मियोसिस में क्या होता है? अर्धसूत्री आधी रह जाती है। अब आधी का मतलब ये नहीं है कि आधा गुणसूत्र बन जाता है। यहां पर कहने का मतलब क्या है? यहां पर सुनिएगा, एक बात याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, जो माइटोसिस है उसमें ऐसे दो क्रोमोसोम थे और दो से कितनी बनी? दो ही आगे चलकर सेल्स बन गई। ठीक है, जबकि जो मियोसिस है यहां पर ऐसे दो क्रोमोसोम्स थे, ऐसे दो समझो आप, चार से आप कंफ्यूज आएंगे। दो, इसमें क्या करते हैं? गुणसूत्र बीच में से टूट जाते हैं। एक ये पार्ट बना, एक ये पार्ट बना, एक ये पार्ट बना, एक ये पार्ट बना। तो यहां पर जो डॉटर सेल्स होती है उनकी
उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या 4 होगी। बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से विभाजन में डॉटर सेल्स की संख्या 2 होती है? आप बताएंगे माइटोसिस में। कौन से विभाजन में डॉटर सेल्स की संख्या 4 होती है? आप क्या बताएंगे? मियोसिस में। यहां से क्रोमोसोम एज इट इज ऐसे आपका अपना एक एक बना लिया, यहां पर 2 बन गए। ये क्रोमोसोम्स बीच में से टूट जाते, 1 2 3 4 सेल्स बन गई। समझ में आ रहा है? यहां पर कितनी? 2 बनेंगी। 2 है तो 2 से 2 ही बनेंगी, बट यहां पर 2 से कितनी बनेंगी? 4। ठीक है, अब 4 से कितनी बनेंगी? 16 बनेंगी। ठीक है, ये ऐसे चलता है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो मेरा ध्यान से कि माइटोसिस किस में होता है और मियोसिस किस में होता है। पहले मेरी एक क्लास याद करो, मैंने पढ़ाया था कि क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं। मैम आपने पढ़ाया था क्रोमोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक क्या होते हैं? एलोसोम्स। अब याद करो, मैंने कहा था ऑटोसोम्स कितने पेयर होते हैं बच्चों? 22 पेयर। एलोसोम कितने होते हैं? 1 पेयर। एक में कौन कौन से थे? मेल के XY और फीमेल के XX। कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था जब युग्मनज बनता है, जब जाइगोट बनता है, तो ये क्रोमोसोम तो एज इट इज जाते हैं। क्यों जाते हैं एज इट इज? क्योंकि इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा होगा? माइटोसिस। मैंने कहा था चाहे लड़का हो लड़की हो, उसमें कितने क्रोमोसोम सेम होते हैं? 22 पेयर। जितने ऊपर थे उतने नीचे सेल्स में आने चाहिए। माइटोसिस में क्या बताया मैंने? अगर ऊपर 2 सेल्स है तो नीचे भी कितनी बनेंगी? 2। अगर यहां 22 पेयर क्रोमोसोम है तो यहां से जो सेल्स बनेंगी उनमें भी कितने होंगे? आप क्या बताएंगे? उनमें भी 22 पेयर। तो मैम इक्वल डिवीजन हो रहा है, और इक्वल डिवीजन ही क्या कहलाता है? माइटोसिस। तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं उनको कहा जाता है साइंस में सोमेटिक सेल्स। कौन सी सेल्स कहा जाता है? सोमेटिक सेल्स कहा जाता है। फिर सुनो एक बार, जितनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में जाते हैं। ठीक है, और ऐसे सेल्स जिसके अंदर ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका। काया का मतलब क्या होता है? शरीर। हमारे शरीर को बनाने वाला डिवीजन कौन सा है? माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस कौन सी सेल्स में होता है? आप लिखोगे इट इज फाउंड इन सोमेटिक सेल्स। किसके अंदर? सोमेटिक सेल्स में होता है। ये कायिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में? कायिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? वो कोशिकाएं जो हमारे शरीर का निर्माण करती हैं, जो हमारे बॉडी का निर्माण करती हैं, हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज बनाती हैं। अब आइए एलोसोम। एलोसोम कितनी जोड़ी होते हैं? 1 जोड़ी। पापा के क्या थे? X और Y। मम्मी के क्या थे? XX। 2 थे, और मैंने कहा था एक बारी में एक पापा से आता है, एक मम्मी से आता है। क्रोमोसोम्स का क्या होगा? डिवीजन हो गया मैम। एक पापा में 2, मम्मी में 2। एक पापा से, मम्मी से 1, आधे हो गए। आधे होते ही यहां पर ये किस टाइप का डिवीजन बन गया? हाफ डिवीजन। और क्रोमोसोम किस में टूटते हैं? मियोसिस। और ऐसी सेल्स जिनके अंदर एलोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बोलते हो आप गैमेट सेल। कौन सी सेल? गैमेट सेल। और जिनको बोलते हैं आप प्रजनन कोशिकाएं। तो जरा बताइएगा मियोसिस डिवीजन कौन सी सेल्स में होगा? गैमेट सेल्स में होगा। कौन सी सेल्स? एक बार फिर से बोलो, गैमेट सेल्स। और गैमेट सेल्स का एक नाम और होता है, इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव का मतलब है प्रजनन कोशिकाएं, जो हमारे जन्म में काम आती हैं। और पढ़ाया है गैमेट सेल कौन कौन सी होती हैं? स्पर्म एंड ओवम या ओवा। स्पर्म में कौन कौन से थे? X और Y। ओवा में कौन कौन से थे? XX। 2 थे, एक आता है। कौन सा डिवीजन हो गया? हाफ। बट किस टाइप का डिवीजन है? मियोसिस। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो सोमेटिक सेल्स है उसमें किस टाइप का डिवीजन होता है? माइटोसिस। गैमेट सेल्स में कौन सा होता है? मियोसिस। अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कि ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में कौन सा डिवीजन होता है, आप क्या बताओगे? माइटोसिस। समसूत्री। ठीक है। और आपसे पूछा जाए एलोसोम, एलोसोम कौन से थे?
XXXY वो किसमें होता है? मियोसिस में। पूछे कौन कौन से सेल्स में और कौन कौन से क्रोमोसोम में, आप आंसर दे दोगे, बड़ा इजी है। क्या पढ़ना है इसके अंदर? दो दो थे, हाफ हो गए, जितने थे उतने आए। ये इक्वल डिवीजन, ये हाफ डिवीजन, ये अर्धसूत्री विभाजन, ये समसूत्री विभाजन। समसूत्री को माइटोसिस और अर्धसूत्री को मियोसिस। हो गया, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हो गए कुछ बेसिक डिफरेंस। अब बात आती है कि इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है। पहले देखेंगे माइटोसिस की प्रोसेस, इस सेल डिवीजन की प्रोसेस क्या क्या होती है। बट आप मेरे को ना आजकल वीकनेस हो रखी है, पढ़ा दूं क्या? अभी तो डेढ़ बजा, चलो पढ़ लो अभी तो, ठीक है। अब लिखेंगे आप फेज ऑफ माइटोसिस, कैसे होता है ये डिवीजन। आज खत्म ही कर देते हैं इस चैप्टर को, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फेज ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, समसूत्री विभाजन की फेज का मतलब अवस्था, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन कैसे आएंगे बच्चों, ध्यान से सुनो, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आएंगे कि वो कौन सी फेज है जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होती है, वो कौन सी फेज है जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ फेज के नाम याद करने हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे प्रोफेज। कौन सी फेज बच्चों? प्रोफेज। अब हिंदी वाले सोच रहे होंगे कुछ अलग नाम लिखेगी मैम, कोई नाम नहीं है, सेम नाम है, ठीक है। अब देखो बोल भी दिया एक बच्चे ने कि मैम हिंदी में पढ़ाओ। देखो ये आपका सेल है, उस सेल के अंदर आपके ये क्रोमोसोम्स हैं बच्चों, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, केंद्रक डिवाइड होगा, तभी तो नई सेल्स बनेंगी, ठीक है। ये फेज है, मैंने एक नाम लिखा है प्रोफेज। इसके अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के बाहर ये जो मेम्ब्रेन है ये टूटना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? देखो ऐसे, ओहो तो पूरा गायब हो जा रहा है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है ये धीरे 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 इसमें खिंचाव पैदा होता है और धीरे 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 ये टूट जाता है, इसमें टूटना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला पूछा जाएगा कि वो कौन सी फेज है माइटोसिस की जिसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो जाती है। आप लिखेंगे इसके अंदर डिक्लाइन the membrane of nucleus। इस अवस्था में, हिंदी में लिखेंगे, इस अवस्था में केंद्रक की झिल्ली, अवस्था में केंद्रक झिल्ली टूटने लग जाती है, केंद्रक झिल्ली टूटने लग जाती है, ठीक है। कौन सी झिल्ली? केंद्रक की झिल्ली लुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। कौन सी अवस्था? प्रोफेज, ठीक है। अब इसके बाद आती है बच्चों दूसरी फेज जिसका नाम होता है मेटाफेज। कौन सी फेज? मेटाफेज। हिंदी में कोई नाम नहीं है, इसको मेटाफेज ही कहा जाता है, चलो लिख लो मेटाफेज। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट गई धीरे धीरे, केंद्र की झिल्ली टूट गई। अब क्या होगा? धीरे 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 ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर खिंचाव पैदा होगा। ये मेम्ब्रेन टूट गई, अब दूसरी जो स्टेज आएगी, फेज आएगी, इसमें मेम्ब्रेन नहीं बचेगी। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों ये दूर दूर होने लग जाते हैं, इनमें खिंचाव पैदा होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स ऐसे अपने पोल बनाने लग जाते हैं अलग अलग। इसका पोल यहां से बनेगा, इसका पोल यहां से बनेगा, अलग अलग पोल बनने लग जाएंगे, ठीक है। आप लिखेंगे कि इस अवस्था में गुणसूत्रों में खिंचाव पैदा होते हैं। गुणसूत्रों में खिंचाव का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। गुणसूत्र खिंचने लग जाते हैं एक दूसरे से, खिंचाव पैदा होने लग जाता है। ऐसे गुणसूत्र एक दूसरे से ऐसे अलग होना स्टार्ट होने लग जाते हैं,
ठीक है, खिंचाव पैदा होने लग जाता है। या आप दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग प्लेट में डिवाइड हो जाते हैं। आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लेट। फॉर्मेशन ऑफ प्लेट, किसका निर्माण हो जाता है, प्लेट। या ये जो क्रोमोसोम्स अपने अलग अलग पोल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पोल। पोल का मतलब क्या है, ध्रुव बना लेते हैं। क्या हुआ मैम, सबसे पहले प्रोफेज आया और उसमें मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, उसमें खिंचाव हुआ, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूटना। ठीक है, तो मैम इसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में खिंचाव पैदा होने लग गया। दूसरा, अब दूसरी स्टेज को आप बोलते हैं बच्चों क्या, मेटाफेज। और उसमें जो गुणसूत्र है वो एक दूसरे से ऐसे खिंच के अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, खिंचाव हो जाता है, अलग अलग प्लेट में चले जाते हैं, अलग अलग पोल बना लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन लुप्त हो जाती है, प्रोफेज। वो कौन सी स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें खिंचाव पैदा होते हैं, मेटाफेज। अब तीसरा यहां पे आता है बच्चों एनाफेज। कौन सा आता है, एनाफेज। एनाफेज को हिंदी में एनाफेज ही बोलेंगे। अब क्या होगा बच्चों, जो पोल बने थे, किसके पोल, न्यूक्लियस के पोल बने थे। अब वो जो पोर बने थे उनसे आपके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट होने लग गए, एक दूसरे से अलग होने लग गए। ये आपकी सेल, इसके अंदर अलग हो गए क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या हो गए बच्चों, अलग हो गए। आप लिखेंगे इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। पहले खिंचाव पैदा हो गए, अलग हो गए दोनों, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। गुणसूत्रों में खिंचाव पैदा हुआ और एनाफेज में क्या हो गए बेचारे, अलग अलग हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए, है ना। अब क्या आएगा, अब आएगा बच्चों टीलोफेज। अब क्या आएगा, टीलोफेज। कितना नंबर, 4। नेक्स्ट में आएगा टीलोफेज। क्रोमोसोम तो बन गए थे, ये आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर अलग अलग क्रोमोसोम बन गए, बट अब वापस से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आना स्टार्ट करेगी। पहले न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन लुप्त हुई थी, क्रोमोसोम में खिंचाव पैदा हुआ, अलग अलग क्रोमोसोम के पोल बने, अलग अलग बन गए 2 क्रोमोसोम, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन वापस आ गई। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज अपीयर्ड। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज अपीयर। केंद्रक की झिल्ली वापिस आ जाती है, या केंद्रक झिल्ली वापिस बन जाती है। कौन सी झिल्ली बच्चों, केंद्रक झिल्ली बनने लग जाती है। केंद्रक के बाहर जो मेम्ब्रेन थी वो वापिस कौन सी स्टेज में बनती है, वो टीलोफेज में बनती है। बता देंगे, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट स्टेज आएगी बच्चों जिसको आप बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कौन सी, साइटोकाइनेसिस। हिंदी में सेम नाम होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब क्या बताया था मैम ने, सेल। साइटो का मतलब सेल, काइनेसिस का मतलब हो गया सेल अलग अलग हो गई। ठीक है, यहां पर आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बन गई थी, ये क्रोमोसोम्स बन गए थे। अब क्या होगा, इनसे नई सेल्स बन जाएंगी। तो इस एक सेल से कितनी बनेंगी, 2 सेल बनेंगी। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां थे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां होंगे, इन दोनों सेल्स में। तो ये किस टाइप का डिवीजन है, ये माइटोसिस टाइप का डिवीजन है। ठीक है, एक बार फिर बताऊं मैं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि हम माइटोसिस में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मैम पेरेंट सेल में होते हैं उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मैम डॉटर सेल्स में हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको माइटोसिस बोलते हैं। अब उसकी फेज क्या क्या होती है, तो जरा ध्यान से सुनना एक एक करके, क्या कौन कौन सी फेज होती है। पहली होती है प्रोफेज, वो अवस्था जिसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और उसकी मेम्ब्रेन लुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। कौन सी अवस्था, प्रोफेज। दूसरी अवस्था जिसको मेटाफेज बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसमें खिंचाव पैदा होता है, अलग अलग होने लग जाते हैं।
या आप बोल सकते हैं उसमें प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है, कौन सी, मेटाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे से खिंचाव लग के सेपरेट हो जाते हैं, एनाफेज में सेपरेशन। नेक्स्ट आती है टीलोफेज। टीलोफेज में वापस बन जाती है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। टूटी किसमें थी, प्रोफेज, बनी किसमें, टीलोफेज में। मेम्ब्रेन आ गई, साइटोकाइनेसिस, ये क्रोमोसोम, ठीक है, एक सेल है, मैंने एक सेल की बात करी। अगर दूसरी सेल, अगर यहां पर दूसरी सेल होती तो उस दूसरी सेल से भी क्या होता, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, इससे भी 2 बन जाते। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में। कौन सा डिवीजन, तो ये मैंने क्या बताया है, ये मैंने माइटोसिस बताया है। अब बात आती है मियोसिस की, कि मियोसिस की स्टेज कौन सी होती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अगर मैं इन सारी स्टेज को नाम दे दूं, ध्यान से सुनना, इनमें सारी स्टेज को आगे इनको नंबरिंग कर दूं, ये बनेगा प्रोफेज 1, ये बनेगा मेटाफेज 1, ये बनेगा एनाफेज 1, ये बनेगा टीलोफेज 1, और सुनो ध्यान से, ये बनेगा साइटोकाइनेसिस फेज 1। अगर 1-1 से लिख रहे हो तो कौन सा डिवीजन, माइटोसिस। अगर मैं इन सब स्टेज को नाम दे दूं, ये जितने भी सारी स्टेज हैं इनको नाम दे दूं सेकंड, अगर ये वापस से एक बार और रिपीट हो तो वो कौन सा डिवीजन, वो मियोसिस डिवीजन। और एंड में ये जो साइटोकाइनेसिस है, ध्यान से सुनना, एंड में ये जो आपका साइटोकाइनेसिस है, ठीक है, 5वें नंबर वाला, इसकी जगह आ जाता है डाइकाइनेसिस। माइटोसिस में कौन सा था, साइटोकाइनेसिस। अगर आप क्या कर रहे हैं, मियोसिस, तो मियोसिस में साइटोकाइनेसिस की जगह क्या आ जाएगा, डाइकाइनेसिस। और डाई का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब कितना होता है, एक सेल से 2, और यहां से 2 बनकर कितनी हो जाएंगी, 4। एक डॉटर सेल्स के अंदर जो 2 पेयर क्रोमोसोम थे बीच से टूटेंगे और टूटकर ऐसे 4 नहीं बनाएंगे। तो कौन सा डिवीजन, वो मियोसिस। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, हाफ। ये आपका क्या हो गया, मियोसिस हो गया, ठीक है। सेम याद रखिएगा, आपसे पूछे कि मियोसिस में कौन सी स्टेज होती है, एंड वाली, आप बताएंगे डाइकाइनेसिस, इसमें क्रोमोसोम्स आधे होने लग जाते हैं और डॉटर सेल्स कितनी बनती हैं, 1 से 4 बनती है, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। अब देखो 2 क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज्यादा समय कौन सी स्टेज में लगता है। यहां पर सबसे ज्यादा समय कौन सी स्टेज में लगा, इनमें से कौन सी स्टेज ने सबसे ज्यादा समय लिया, तो आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा समय लेती है प्रोफेज। कौन सी स्टेज, प्रोफेज में सबसे ज्यादा समय लगता है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछे सबसे कम टाइम कौन सी स्टेज लेती है, तो सबसे कम साइटोकाइनेसिस लेती है। साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल डिवीजन होता है, सेल विभाजित हो जाती है, उसमें सबसे कम लगता है। तीसरा एक क्वेश्चन आता है, हमारे बॉडी में जब घाव होते हैं, वाउंड होते हैं, वाउंड हीलिंग डिवीजन कौन सा होता है। घाव भरने में कौन सा डिवीजन होता है, आप बताएंगे माइटोसिस होता है। जब आपको चोट लगती है तो आपकी सेल्स डेड हो जाती है, फिर वापस वहां सेल्स बन जाती है, घाव भर गए, क्योंकि उन जो कुछ सेल्स बची थी उसमें डिवीजन होकर नई सेल्स बन जाती है और वहां के घाव भर जाते हैं। घाव भरने में हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। ये आपका सेल डिवीजन। एक बच्चा पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ मियोसिस, हमारी गैमेट सेल्स में जब बच्चा बन रहा होता है, हमारी गैमेट सेल्स में, ठीक है, तो उसमें मियोसिस होता है, बता तो दिया एग्जाम्पल। ये आपका सेल डिवीजन, ये आपका साइटोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका साइटोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। अब अच्छे से पढ़े। एक बच्चा बोल रहा है पीडीएफ, एक चीज बोर्ड पे लिखिए, अपने हाथ से लिखो, कुछ मेहनत करना स्टार्ट करो, बाकी नोट्स तो यहां से मिल ही जाएंगे, नोट्स तो यहां से दे ही देंगे। अनुज भागत आप बोल रहे हैं मैम पीडीएफ नहीं मिल रहा, थोड़ी मेहनत खुद से भी कर लो ताकि जल्दी याद हो जाए,
मैम एक स्मॉलेस्ट पार्ट सेल राइबोसोम होता है दिलीप, आपका आंसर ये है। ठीक है, नोट्स पे मत मरा करो, नोट्स तो मिलते ही हैं यहां से, मैं भी अपलोड करवा दूंगी साइटोलॉजी के, बट कुछ खुद से भी बनाया करो। हाँ, क्रैश कोर्स में सिर्फ प्रैक्टिस होगी और उसका आपको इसके आंसर बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कुछ अपनी साइड से मेहनत करा करें, ठीक है, मेरी साइड से क्लियर हो गया है। मैम रीजनिंग की भी क्लास होती है और साइंस की भी क्लास होती है, कुछ टाइम एडजस्ट कर दो। ठीक है, हम बात कर लेंगे राहुल। ठीक है, चलो इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, और कोई बच्चा अच्छे से नोट्स बना रहा है हिंदी या इंग्लिश में तो एक बार मैनेजमेंट को प्लीज, जो हमारा 441 वाला नंबर है जो 441 वाला नंबर है उस पर आप अपने अच्छे से एक पीडीएफ, अच्छे से नोट्स की पीडीएफ बना के भेज दीजिए। मुझे भी अच्छे नोट्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। रितु कुमारी, आप नोट्स बना रही है बच्चा, अगर आप बहुत अच्छे बना रही है तो हमारा जो इंक्वायरी नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिए प्लीज नोट्स, तो मैं वहां से मैं भी ले लूँ अच्छे नोट्स अच्छी राइटिंग में। ठीक है, बाकी मैं नोट्स अपलोड भी करवा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलो बाय, टेक केयर, टेक केयर।